हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 8 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, ये मोदी का 3 दिवसीय जो है इंडोनेशिया की यात्रा हुई है और वहीं पर ये इंडोनेशिया की जो संसद है वहाँ को संबोधित करने वाले पहले पीएम बन चुके हैं। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया की यात्रा में मोदी ने बोरोबुदुर परमानंद मंदिर और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है और बाली जत्रा, इनका जिक्र किया है। ये एग्जाम पूछा सकता है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के लोकप्रिय स्नैक, वहाँ के स्नैक है जैसे हमारे यहाँ भारत के पापड़ है, वहाँ का स्नैक कुपरुक की जिक्र किया है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया के साथ नॉन फेरस मटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर मिडविश लिमिटेड और इंडोनेशिया के पीटी प्रोत्साहन मिनरल नेशनल के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। राष्ट्रपति प्रभु ने आसियान की समर्थन के लिए भारत की सराहना की है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत योगकार्ता में स्थित 1000 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर, याद रखिएगा 1000 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर जो है, ये याद रखिए, इस मंदिर का नाम है प्राणन मंदिर। इसी मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत ने इंडोनेशिया का सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं दोस्तों प्राण मंदिर में, और ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, ये भी पूछा सकता है एग्जाम में, कहाँ पे है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया कोई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, तो वहीं पे जावा द्वीप पर ये मंदिर स्थित है। और देश का सबसे बड़ा यानी इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ये हिंदू टेम्पल है, जहाँ पे भगवान त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, इन तीनों की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कई मंदिर हैं, लगभग 240 मंदिर हैं। और इन्हीं सब मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी इनका संरक्षण करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए भारत अपना सहयोग जारी रखेगा, इंडोनेशिया को देगा। दोस्तों, द्विपक्षीय यात्रा के बीच में क्या क्या हुआ दोनों देशों के बीच में। पीएम मोदी संसद को संबोधन किया। साथ ही साथ वहाँ के इंडोनेशिया के जो सर्वोच्च सम्मान है बितांग आदिपुना, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बितांग आदिपुना से उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारत जो है, मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राणन मंदिर हिंदू मंदिर का दौरा किया। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इस मंदिर को शामिल किया गया है। भारत ने दोस्तों इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसकी आपूर्ति करने पे समझौता किया है। साथ ही साथ इंडोनेशिया को अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को भी वो उपलब्ध करवाएगा, ऐसा समझौता किया गया है। यानी ब्रह्मोस और अस्त्र को लेकर समझौता हुआ है। साथ ही साथ कृषि को लेकर के, ब्लू इकोनॉमी को लेकर, इसके साथ स्पेस में, साइबर सिक्योरिटी में, बहुत सारी चीज़ों में भारत और इंडोनेशिया के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देश संबांग बंदरगाह सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई के क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपना सहमति व्यक्त किया है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इंडोनेशिया में भारत प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु छूट गया है। बेंगलुरु के द्वारा पहला अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है। दोनों देशों ने यूपीआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए अपना सहमति व्यक्त किया है। इंडोनेशिया में देख लेते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी जकार्ता है। जकार्ता जो नई राजधानी है, नुसांतारा विकसित की जा रही है। मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। संसद का नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली MPR। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री भी है, याद रखिएगा। लगभग 17,000 प्लस द्वीप यहाँ पे हैं। जो प्रमुख बड़े द्वीप हैं वो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावासी, पपुआ, ये सब प्रमुख बड़े द्वीप हैं। जो जनरल जिसके आसपास है स्टेट ऑफ मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट, लोम्बोक स्टेट और मकासर स्टेट। ज्वालामुखी, इंडोनेशिया ज्वालामुखी के लिए फेमस है। क्राकाटोवा ज्वालामुखी यहीं पे है। माउंट मेरापी, माउंट तम्बोरा, ये सब प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक 11-12 जुलाई 2026 को कहाँ किया जाएगा। तो ये नागपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स 2026 के मेजबान कंट्री है भारत, और इस संबंध में अलग अलग मंत्रियों की बैठक की जा रही है। तो ये परिवहन मंत्रियों की बैठक नागपुर में की जाएगी। इसके पहले दोस्तों 7 से 8 जुलाई को ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कोची में की गई, और 7-8 जुलाई को ही जो एंटी ड्रग्स एजेंसियाँ हैं उसके अध्यक्ष मीटिंग गुवाहाटी में की गई। उसके पहले बहुत सारी मीटिंग की गई। MSME वाली मीटिंग आगरा में हुई है। और दोस्तों फॉरेन अफेयर्स में मानी विदेश मंत्रियों की बैठक आपकी नई दिल्ली में की गई है। इन सब
बैठकों का दौर जारी है क्योंकि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। देख लेते हैं दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग नई दिल्ली में, NSA की मीटिंग नई दिल्ली में, MSME फोरम आगरा में, स्पेस हेड्स की मीटिंग बेंगलुरु में, एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग जो ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन मीटिंग हुआ वो गुरुग्राम में। तो आप ये सब याद रखिएगा, कभी ये पूछा सकता है BPSC में। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रमंडल खेल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों कथन B सही है। भारतीय दल पहली बार जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से बने परिधान पहनेगा। जो भारतीय दल है, जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसमें जो भारतीय दल शामिल होगा वो पहली बार जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से बने परिधान, यानी जूट से बने कपड़े से बने परिधान जो है उसको वो धारण करेगा, पहनेगा। इन परिधानों का विकास जो है राष्ट्रीय जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत अपना काम करता है। जो राष्ट्रमंडल खेल है वो दोस्तों ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा और ये होगा 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में इसका आयोजन स्कॉटलैंड ग्लासगो में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और पश्चिम बंगाल राज्यों में सबसे प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट एक प्राकृतिक फाइबर है दोस्तों, प्राकृतिक फाइबर है जो अपघटनीय है, बायोडिग्रेडेबल रेशा होता है। एग्जाम टाइम में कभी पूछ सकता है दोस्तों, नेशनल जूट बोर्ड ये वस्त्र मंत्रालय में कार्य करता है। ये भी तो वस्त्र जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही वस्त्र मंत्रालय में कार्य करता है, लेकिन ये वस्त्र के विकास को बढ़ावा देता है। ये संस्था जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जूट खरीद और MSP संचालन से संबंधित संस्था है। अगला है दोस्तों, हाल ही में जैव विविधता अधिनियम के तहत देश का 21वां नामित भंडार किसे अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय आइजोल। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय आइजोल को नामित किया गया है देश का 21वां नामित भंडार डिजिग्नेटेड रिपोजिटरी के रूप में। यह अधिसूचना है दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम NBA की सिफारिश पे जारी की गई है। संग्रहालय जो है 2022 में मिजोरम विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह भारत और जो म्यांमार है जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं दोस्तों। इसमें म्यांमार बाउंड्री पे है, एक है हिमालय, एक है पश्चिमी घाट, एक है भारत म्यांमार हॉटस्पॉट, एक सुडालैंड अंडमान निकोबार क्षेत्र। तो ये दोस्तों जो विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। संग्रहालय टैक्सोनॉमी तथा जैविक नमूनों बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स के वैज्ञानिक संरक्षण और प्रयोगों की विशेषता रखता है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी दोस्तों इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसका मुख्यालय चेन्नई में है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रगति परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उद्यमियों एवं किसानों को सशक्त बनाना। ये प्रगति जो परियोजना है शुरू की गई है, जो किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको किस तरह से सशक्त बनाया जाए, उनको उद्यमी के रूप में आगे लाया जाए, इस सब चीज़ को लेकर के दोस्तों ये प्रगति परियोजना शुभारंभ किया गया है किसान मंत्रालय के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो है 20,000 से अधिक कृषि उद्यमी जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है उनको सशक्त किया जाए। सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की है? तो दोस्तों बहरीन के जो खलीफा हैं राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, इनसे जो है डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है और दोनों देशों के बीच में ऊर्जा, फिनटेक, डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत हुआ है। दोस्तों आप याद रखिएगा, विदेश मंत्री की जो है पश्चिम एशिया की दौरा हुआ है और इस संबंध में दोस्तों सबसे पहले वो कतर जाते हैं। कतर के बाद बहरीन का नंबर है। कतर के बाद बहरीन, इसके बाद ओमान जाएंगे। बहरीन की राजधानी मनामा है और इसकी जो मुद्रा है बहरीनी दिनार। वहाँ के वर्तमान राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी UDISI यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। ये स्कूली शिक्षा से संबंधित
आंकड़ों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2025-26 की रिपोर्ट में जो शिक्षक है उनकी संख्या बढ़ गई है। ये तो पूछेगा नहीं। मेन है ड्रॉप आउट दर में कमी। प्रारंभिक स्तर पे 2.3 से ड्रॉप आउट घट करके 1.8 हो गया है और माध्यमिक स्तर पे 8.2 से घटकर 7.0 हो गया है। विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके द्वारा अनुशंसित किया गया है 30 बच्चों पे एक शिक्षक। तो ये दोस्तों रिपोर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।